नमस्कार बच्चों। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने लेखक आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास अंश जिसका शीर्षक है जूझ का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि शीर्षक है वैसे ही हमने देखा कि इस अध्याय में या फिर पाठशाला जाने के प्रयास में लेखक ने जूझ अर्थात जूझना, संघर्ष किया। तो यही है इस पाठ का मूल उद्देश्य और सार है कि लेखक ने किन किन से संघर्ष किया। तो लेखक ने पहले अपने पिता से संघर्ष किया क्योंकि उसके पिता ने उनका विद्यालय बंद करवा दिया था और खेतों में काम करना शुरू कर दिया था कि खेतों में काम करो, विद्यालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेखक ने गांव के एक सम्मानित व्यक्ति से अपनी माँ से सिफारिश करवाई और उस व्यक्ति ने पिता को बुला करके लेखक का विद्यालय जाना फिर से शुरू किया। अब देखो पहला शब्द है कि रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। तो यहाँ पर रोते धोते का मतलब है कि बड़ी परेशानियाँ सामने आई। पहले तो पिताजी से हाँ करवानी मुश्किल थी, अब उस दत्ताजी राव सरकार से कहलवा कर हाँ करवाई। तो हाँ करने में भी कई शर्तें रखी पिता ने क्या कहा कि विद्यालय सुबह 11 बजे शुरू होती है, तो दिन निकलते ही खेत में हाजिर होना है। 11 बजे तक खेत में पानी लगाओ, सुबह खेत पर ही बस्ता लेके आ जाओ और खेत से सीधे विद्यालय चले जाओ, पाठशाला चले जाओ। छुट्टी होते ही बस्ता घर में रखो और सीधा खेत पर आकर के और 2 घंटा जानवर चराओ। और कभी कभी ज़्यादा काम हुआ तो विद्यालय की पाठशाला की छुट्टी और काम करो। ये तो पहले शर्तें रखी और फिर और थोड़ा धमकी भी मारी कि किसी दिन गांव में कहीं पर घूमता हुआ मिल गया तो जहाँ मिलेगा ना वहीं कुचल दूंगा। कुचल देने का मतलब खूब पिटाई करूंगा तेरे ऊपर पड़ने का बहुत भूत सवार हुआ है। अब उनकी भेजने की इच्छा नहीं थी लेकिन दत्ताजी से कहलवा करके हाँ करवा दी। तो अब कह रहे हैं तेरे ऊपर पड़ने का बहुत भूत सवार हुआ है। तो अब बलिष्ठ नहीं होने वाला, पता ही है मेरे को, कोई बड़ा वकील नहीं बनने वाला है। तो दादा बार बार इस पर, दादा मतलब इसके पिताजी बार बार गुस्सा कर रहे थे। तो इस प्रकार लेखक ने कहा है कि रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई। आगे देखो, गर्मी, सर्दी, हवा पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में 11 से 5 बजे तक पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हवा चलती रहो या नहीं चलती हो, चाहे भूख हो प्यास हो, सुबह से लेकर के शाम तक खेत में काम करने का जो सिलसिला था वह समाप्त हो गया। जो खेत के काम की चक्की में जो पिस रहा था ना लेखक के, उससे छुटकारा मिल गया क्योंकि दिन में आकर के विद्यालय में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी, उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। तो खेत में काम करने के बजाय यदि विद्यालय में अध्यापक से इनको छड़ी भी, डंडे भी, स्टिक से पिटाई होती तो भी वह मार ही अच्छी लगती। दोपहरी भर की कड़क धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रहा था। गर्मी के 2 महीने आनंद में बीते गए। तो गर्मी में, धूप में, खेतों में काम करने में जितना परेशानी, जितनी समस्या, जितना परेशानी सामने आती, उसके बजाय लेखक कह रहे हैं कि अब विद्यालय की छाया में बैठ करके 2 महीने निकल गए तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई, 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा क्योंकि 5वीं में पिछली बार विद्यालय में 20 से ही उनको निकाल लिया था। तो 5वीं फेल थे वे, 5वीं बीच में नापास, आगे नाम आएगा तो 5वीं नापास। तो फिर से 5वीं में जाकर के बैठने लगे। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी के आगे, नाम के आगे लिखी हुई थी क्योंकि 5वीं पास नहीं कर पाई थी, इसलिए नापास। देखो ये आज हम बोलते हैं अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, लेकिन जिस समय लेखक ने ये अपनी आत्मकथा लिखी ना तो उस समय नापास नाम काम में लिया जाता था। तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार पुराने शब्दों का प्रयोग करते थे पहले, वह अब हमें इन पुराने पाठों के बीच में से देख सकते हैं। वह 5वीं के हाजिरी रजिस्टर में लिखा ही रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था
उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आई। मन खट्टा हो गया। मन खट्टा मतलब दुखी हो गया कि अब देखो पिछले साल परीक्षा दी नहीं इन्होंने, पिछले साल विद्यालय से बीच में से ही इनको निकाल लिया था। तो इनके साथ के लड़के थे वे परीक्षा दे करके पास हो गए, अगले के सब चले गए और ये दोबारा जा करके 5वीं में बैठे। तो जो चौथी के थे वो 5वीं में इनके पास बैठे, तो इनसे कम उम्र के थे और इन लेखक महोदय उन्हें कम अकल का भी समझते थे। तो जिन्हें कम उम्र और कम अकल का समझते थे उन्हीं बच्चों के बीच में लेखक को बैठना पड़ा। ये बात सोच करके, ये बात देख करके लेखक का मन दुखी हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहरें संभाले बैठा था। क्योंकि नई कॉपी किताब कहाँ से होमवर्क करना है, कितना पाठ पढ़ा दिया, कौन सा चल रहा है, तो मतलब भी नहीं था। जो पुरानी कॉपी किताब पास में थी उसे एक पुराने से बैग में लादा और अपने गठरी लेकर के एक कोने में बैठ गए। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। तो कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था? जिसका नाम था चौहान। तो उसने खिल्ली उड़ाना मतलब मजाक उड़ाते हुए लेखक महोदय से कहा, क्या नाम है? कक्षा में कभी देखा नहीं। तो ऐसे गलती से आ गई क्या कक्षा में? मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। तो जो धोती थी ना वह भी मिट्टी से बहुत गंदी हो रही थी, लाल हो रही थी, और एक ऊपर गमछा मतलब तौलिया पतला तौलिया बोलते हैं ना उसको, तो वह पहने हुए उस कक्षा में लेखक महोदय अकेले ही थे। तो उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो ये बात इसलिए बता रहे हैं सारी कि किस प्रकार उन्होंने जूझते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू की। देखे देखे तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआं सा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। यानी जैसा कि उस कक्षा के अध्यापक या मास्टर करते हैं ना, सिर पर तौलिया बांध करके आते हैं, फिर तौलिया उतार करके टेबल के एक कोने पर रखते हैं। तो उस प्रकार उन्होंने भी उस मास्टर की नकल की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा जवान झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। अब क्या होगा? मेरा गमछा अध्यापक महोदय की टेबल पर पड़ा हुआ है। तो लेखक का दिल धक धक करने लगा, कांपने लगा डर के मारे। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उतारकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। तो थोड़ा और पूछा कि तुम कहाँ पहले क्यों नहीं पढ़े या कितना पढ़े, अब क्यों आए हो, तो इस बारे में थोड़ा पूछताछ की। और एक वामन पंडित की कोई कविता है वह कक्षा में पढ़ाने लगे। बीच
की छुट्टी में मेरी धोती की काछ उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। धोती का जो किनारा होता है ना, जो ऊपर खोंचते हैं, उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा और पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कोई चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। तो सभी बच्चे लेखक से शरारतें कर रहे थे। कोई गमछा खींच रहा था, कोई धोती खींच रहा था, मटमैले कपड़े थे, पुरानी धोती पहनी हुई थी, वो भी मिट्टी से गंदी हो रही थी। तो लेखक को काफ़ी परेशान किया गया पहले दिन विद्यालय में। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। मैं नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। तो लेकर सोच रहे हैं कि इस तरह कैसे विद्यालय जाऊंगा कि सारे दिन बच्चे कभी तौलिया खींच रहे हैं, गमछा खींच रहे हैं, कभी उसकी धोती खींच रहे हैं और सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह कैसे विद्यालय में पढ़ पाऊंगा। मेरे पहचान के, मेरे गांव के गली के 2 ही लड़के हैं और वो भी मुझसे कमज़ोर हैं, तो वे मेरी क्या मदद कर पाएंगे। ये तो मुश्किल हो गई है। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं था। अब देखो, थोड़ा सोचो, 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी क्योंकि वह लगातार विद्यालय में जा रहे थे, तो सारे बच्चे उनसे परिचित हो गए थे, दोस्त हो गए थे। लेकिन जब पहले दिन जाते हैं तो सारे बच्चे अजनबी होते हैं, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है, तो वह सब उसको बात चुभती हुई सी प्रतीत होती है। इसके विपरीत वही बात कोई दोस्त पूछता है तो उसे वो दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो दोस्त होता है। और कोई अजनबी व्यक्ति बात पूछ लेता है तो वह उसे चुभती है। तो धीरे धीरे बच्चे आपस में विद्यालय में घुल मिल जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो चाहे अच्छी कहो, चाहे बुरी बात कहो, चाहे चुभती हुई बात कहो, लेकिन दोस्त की चुभती हुई बात भी बुरी नहीं लगती है। लेकिन जब विद्यालय पहली बार गया लेखक, तो सारे ही अजनबी थे, तो उन सभी की बातों से लेखक को बहुत दुख हो रहा था। विद्यालय कक्षा एकदम पराई सी लग रही थी। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। तो नाड़ा वाला 2 ये कच्छा पहन बोल लिया आपने, तो उन्होंने 2 माँ से कह करके 2 बनवा लिए 7-8 दिन में, और ये 2 एक नई टोपी ले ली माँ से कह करके। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से भी परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। जो कक्षा अध्यापक थे उनका नाम था मंत्री। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। ज़्यादातर छड़ी यानी डंडा स्टिक नहीं मारते थे। हाथ क्या करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। तो एक हाथ से गर्दन पकड़ ली और थोड़ा उसे झुका करके पीठ के ऊपर एक डुक, गुस्सा, मुक्का बोल सकते हो, पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक बढ़ने लगता था। हुक बढ़ना मतलब कर्रा उठता था, इतना ज़बरदस्त पड़ती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, दहल थी, डर था, भय था उस मास्टर महोदय का। इसके कारण उद्यम मतलब बदमाशी, शैतानी करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोंक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी पसीना छूटने मतलब सभी घबरा उठे थे, भयभीत होने लगे थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे।
वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत और हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता। बिल्कुल मास्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था, आदर था। तो वसंत पाटिल नाम का एक लड़का जो शरीर से दुबला पतला लेकिन होशियार था पढ़ाई में, तो उसके गणित के सारे सवाल सही निकलते थे और वह हमेशा आगे आगे बैठता और अध्यापक महोदय ने उसे मॉनिटर बना दिया तो सारी कक्षा उसका सम्मान करती थी। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, क्योंकि वैसे भी छोटा था और शरीर भी दुबला पतला था तो छोटा लगता। मैं उससे पहले ही 5वीं में से मैं पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं, यानी सही नहीं है, उचित नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। तो लेखक सोचते हैं कि एक बार तो ये लगता कि मॉनिटरी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं तो इसमें चट्टी में होना चाहिए, लेकिन गलती से पिछड़ गया हूँ। लेकिन दूसरी ओर ये भी सोचता कि चलो कोई बात नहीं है, नहीं मिली तो जो मॉनिटर होता है उसको पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे कक्षा के विद्यालय के काम करने होते हैं, तो मुझे तो यह विद्यालय कक्षा जल्दी ही पास करनी है, तो पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगाना है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे धीरे धीरे। तो एकाग्रता से ये भी देखता कि देखो इसने किस प्रकार ये कार्य किया है, वैसे ही कार्य दूसरे दिन लेखक महोदय करने का प्रयास करते और जल्दी ही थोड़ा ध्यान दिया, एकाग्र होकर के गणित को समझने की कोशिश की तो उसके सवाल भी सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह है तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। देखो पहले आया था ना कि वो उसके सवाल सही होते थे तो वह क्या करता कि बच्चों के सवाल सही हैं या नहीं हैं वो वसंत पाटिल ही जांचना शुरू कर देता। तो अब क्या हो गया कि अब एक तरफ से वसंत पाटिल और एक तरफ से लेखक महोदय बच्चों के सवाल जांचने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई, दोनों की दोस्त बन गए। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। तो अब देखो सवाल सही होने लगे तो उस अध्यापक के नज़रों में आ गया कि हाँ ये बच्चा भी होशियार है, ये इसके भी सवाल सही होते हैं। तो कभी कभी आनंद यादव भी और बच्चों के सवाल जांचने लगे और आनंद यादव को आनंदा नाम अध्यापकों ने ही दिया, प्रेम से उसे आनंदा करने लगे। तो एक तो अपनेपन के व्यवहार के कारण विद्यालय अच्छा लगने लगा, दूसरा पढ़ाई में मन लगने लगा, सवाल सही होने लगे और कक्षा में इज्जत भी मिलने लगी कि सवाल सही होते हैं। तो जैसे दूसरे बच्चे या अध्यापक महोदय या फिर वो वसंत पाटिल बच्चों की उत्तर जांचता है तो वह भी उत्तर जांचने लगा, तो यह भी थोड़ा थोड़ा सम्मान का हकदार हो गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे लेखक का विद्यालय में मन लगने लगा। चलो तो आज इतना अध्ययन करेंगे, बाकी का अध्ययन हम करेंगे कल। नमस्कार।